Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, every year Army Day is celebrated on which date, and correct answer is 15th January. Next question was, Arogya Maitri project is associated to, so in which India will provide essential medicine supply to any developing country. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this first article is very important, जहाँ पर बात की जा रही है इसरो के मिशन वीनस के लिए, या इसका नाम है शुक्रायन 1 मिशन 2031। देखिए क्या है, इसरो का जो वीनस मिशन है ये पहले भी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि इसकी जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट थी वो डिसाइड की गई थी दिसंबर 24। ठीक है, हालांकि इस मिशन के बारे में जो आइडिया है वो स्टार्ट हो गया था 2012 से, लेकिन रिसेंटली इसरो के एक सीनियर साइंटिस्ट ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया है कि अभी भी यूनियन गवर्नमेंट से ये कुछ अप्रूवल्स का वेट कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है कि ये जो मिशन है इसे पोस्टपोन कर दिया जाएगा 2031 के लिए। देखिए क्या होता है, एक ऑप्टिमल लॉन्च विंडो यहाँ पर ओपन होती है अर्थ से वीनस के लिए, जो कि 19 महीनों में एक बार देखने के लिए मिलती है। इसीलिए अगर हम इसरो की बात करें तो उसने 2024 के बाद इसरो के पास टाइम होगा 26, 2028 और 2031 का, जब इस मिशन को ये यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारी स्टडी यहाँ पे की गई, और इसरो ने ये बोला कि अगर हम 2031 विंडो की बात करें तो ये लॉन्च करने के लिए सबसे ऑप्टिमल विंडो होगी, क्योंकि यहाँ से जो अमाउंट है जो अर्थ से वीनस तक सैटेलाइट के जाने का, जिसमें उसकी फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, लिफ्ट ऑफ के लिए टाइम होगा, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी 2031 में, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन अराइज होगी जहाँ पर यहाँ पर हमें क्लोज विसिनिटी देखने के लिए मिलेगी। देखिए इस विंडो की इंपॉर्टेंस इस बात से भी लगाई जा सकती है कि ये जो यूएस और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज हैं, जिनका नाम वेरिटास है अगर हम यूएस की बात करते हैं, और यूरोप की एजेंसी का नाम है एनविजन, ये दोनों भी इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अपने जो वीनस के मिशन है इनको 2031 में ही रिलीज करेगी। हालांकि पॉसिबिलिटी है कि चाइना 26, 27 या 28 के विंडो का यूज़ करके यहाँ पर क्या करे, इस मिशन को लॉन्च करे। तो चलिए बात कर लेते हैं वीनस मिशन के बारे में। तो देखिए जब हम बात करते हैं वीनस मिशन की, तो इसका सबसे बड़ा एम है वीनस की स्टडी करना, वीनस के एटमॉस्फेयर, या जैसे हम शुक्र ग्रह की भी बात करते हैं उसके एटमॉस्फेयर की स्टडी करना, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो इसका एटमॉस्फेयर है ये टॉक्सिक गैसों से भरा हुआ है। ठीक है, और इसके पूरे सरफेस पे सल्फ्यूरिक एसिड दिखाई देगा हमें, और पूरे इसके एनवायरनमेंट में हमें जो क्लाउड्स दिखाई देते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के ही दिखाई देते हैं। देखिए इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी हैं। अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेटिग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है? देखिए स्ट्रेटिग्राफी का मतलब होता है कि ये जियोलॉजी की वो ब्रांच होती है जहाँ पे रॉक की लेयर्स, और इन लेयर्स की जो पूरी स्टडी किया जाता है इसे स्ट्रेटिग्राफी बोलते हैं। तो ये जो वीनस पे जो रॉक्स हैं इनकी स्टडी के लिए ये हेल्पफुल होगा। वीनस का जो डायनेमिक एटमॉस्फेरिक सरफेस है, स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, साथ ही यहाँ से जो सोलर विंड है, ठीक है, जो इंटरेक्ट करती हैं वीनस के आइनोस्फीयर के साथ, उनकी स्टडी के लिए भी इस मिशन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये हमें मदद करेगा ये समझने के लिए कि अर्थ जैसे और कौन से प्लैनेट हैं, या क्या यहाँ पे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। देखिए जब हम वीनस की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ याद रखना चाहिए, मार्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि एक तो देखिए इसका थिक एटमॉस्फेयर है, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ। चलिए अगर हम वीनस की थोड़ी सी जानकारी लें तो इसका जो नाम है वो रोमन गॉडेस ऑफ लव और ब्यूटी के नाम पे इसका नाम वीनस रखा गया है। हिंदी में हम इसको शुक्र ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सोलर सिस्टम की बात करें तो ये सेकंड प्लैनेट है, और सिक्स्थ है साइज और मास में जब हम यहाँ पर काउंट करते हैं। वहीं ये सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है स्काई का, अदर देन मून। मून पहले नंबर की पोजीशन पे, उसके बाद अगर सेकंड ब्राइटेस्ट कोई ऑब्जेक्ट हमें स्काई में दिखाई देता है विच इज़ दी वीनस। ठीक है, अब इसका रीज़न है कि देखिए यहाँ पर ये जो क्लाउड हैं या जो गैसेस हैं, शायद उनके रिफ्लेक्शन की वजह से इसका ये जो हमें ब्राइटनेस है वो दिखाई देती हैं। ठीक, वहीं अगर हम बात करें तो हमारी
सोलर प्लैनेट्स जितने भी हैं हमारे प्लैनेट्स, ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, अदर देन दी टू प्लैनेट्स विच आर वीनस एंड यूरेनस, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने एक्सिस पर घूमते हुए हमें नजर आते हैं। इसी के साथ इस ग्रह के साथ एक और उपाधि जुड़ी हुई है, विच इज इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस की अधिकता है। साथ ही वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, बिकॉज जितनी भी सिमिलैरिटी है, मास, साइज, डेंसिटी, ये सभी एक जैसी देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए, हर साल क्या होता है, इंडिया अलग अलग देशों से कुछ जगह के प्रोमिनेंट लोगों को, जैसे राष्ट्रपति और बाकी लोगों को यहाँ पर इनवाइट करता है भारत के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए। इस बार इंडिया ने इनवाइट भेजा है इजिप्ट के प्रेसिडेंट का, जिनका आप फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब्देल फतेह एल सीसी का। सो इसी इवेंट के लिए इंडिया को थैंक यू बोलते हुए जो यहाँ के एम्बेसडर हैं, उन्होंने बोला कि अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम इंडियन ओशन की बात करते हैं तो इंडिया एक सबसे बड़ी कंट्री यहाँ पर निकल कर आता है। सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो स्वेज कैनाल और रेड सी कनेक्ट करता है इजिप्ट को इंडिया के साथ विद इंडियन ओशन। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। वहीं इजिप्ट ने यहाँ पर ये बात भी बोली है कि वो इंडिया के इंडिपेंडेंट जो स्टेट है, उसका जो इंडिपेंडेंट पोजीशन है और जो कंडीशन, जो सिचुएशन या जो वार्ता उसने यूक्रेन क्राइसिस के समय पर दिखाई थी, उसकी भी इन्होंने यहाँ काफ़ी सराहना की है। साथ ही देखिए, इन्होंने आगे ये भी बोला कि एक नए तरीके का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर बात करने की तैयार की जा रही है, जिसका बेस होगा डिफेंस और सिक्योरिटी। ठीक है, जब इंडिया की यहाँ पर पोजीशन की बात की गई वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, तो इन्होंने बोला कि इंडिया आज की डेट में अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। वहीं इंडिया के लिए और इजिप्ट के लिए ये जो आपस में जोग्राफिकल लोकेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए, क्या इतना ही हमारे लिए जानना ज़रूरी है? नहीं। इंडिया के जब हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं या इंडिया के रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो इजिप्ट के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो एंशियंट टाइम से है। ठीक है, हमें पता है दो अलग अलग सिविलाइजेशन एक साथ यहाँ पर ग्रो करी थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैं एंशियंट पीरियड की किन सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ, जिसमें से एक सिविलाइजेशन नाइल नदी के पास और दूसरी सिविलाइजेशन इंडस नदी के पास यहाँ पर फली फूलित हुई थी। ठीक है, देखिए आगे बढ़ जाते हैं अगर, तो 1955 का वो टाइम है जब इजिप्ट ने गैमल अब्दुल नसीर और इंडिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर में फाउंड किया था नॉन अलाइन मूवमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साथ ही 1956 वॉर के टाइम पर नेहरू स्टूड हुए थे और इन्होंने सपोर्ट किया था इजिप्ट को, ये बोलते हुए कि जो भी यहाँ पर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें यहाँ पर विड्रॉ कर लेना चाहिए, और ये बनेगा इंडिया की फ्रेंडशिप का इजिप्ट के साथ बेस। अगर हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो इंडिया और इजिप्ट बहुत सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट यहाँ पर देखें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है रॉ कॉटन, सॉरी इजिप्शियन जो यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के लिए, विच इज़ रॉ कॉटन, रॉ मैन्युफैक्चर, सब फर्टिलाइजर, ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक केमिकल्स, लेदर एंड आयरन प्रोडक्ट्स। वही मेजर इंपोर्ट्स इनटू इजिप्ट फ्रॉम इंडियाज आर कॉटन यार्न, सीसम, कॉफ़ी, हर्ब्स, टोबैको, लेंटिल्स, मिनरल फ्यूल्स, व्हीकल पार्ट्स, शिप, बोट और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनका यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो टेक्निकल और साइंटिफिक कोऑपरेशन की, तो ऐसे इजिप्शियन कैंडिडेट है वो विजिट कर सकते हैं इंडिया को अंडर दी ITEC, विच स्टैंड्स फॉर इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसी के अलावा हम बात करें कल्चरल लिंक की, तो विच इज़ दी मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर, जिसको सेटअप किया गया था कायरो में 1992 में। इसका एम था प्रमोट करना कल्चर कोऑपरेशन बिटवीन दीज टू कंट्री। अलॉन्ग विद दैट इंडिया बाय नाइल फेस्टिवल, इसको भी आप याद रखेंगे, ये कल्चरल फेस्टिवल है जो कि एनुअल इजिप्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसको इस
का जो काम था, इट ब्रिंग्स द एसेंस ऑफ इंडिया थ्रू क्लासिकल कंटेम्प्ररी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, फूड एंड पॉपुलर कल्चर इन लैंग्वेज दैट एमलगमेट्स डाइवर्स कल्चर एंड आर्टिस्टिक स्टैंड्स की यहाँ पर बात की जा रही थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट, जो कि मैंने आपको बता दिया है। सो इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। And also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams. हमारी दो शाखाएं हैं भोपाल और इंदौर में, आप इनको विजिट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ दिए हुए क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और बाकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर बात की जा रही है चैट जीपीटी की। देखिए चैट जीपीटी लगातार न्यूज़ में है। बात करें तो जीएस पेपर 3, IT and computers, growth development, robotics, industrial policy, scientific innovation, discoveries, artificial intelligence, हर लिहाज से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ओपन एआई ने इंट्रोड्यूस किया था चैटबॉट, जिसे बोला जाता है चैट जीपीटी, जो कि कन्वर्सेशनल एआई है, जो कि बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन आंसर करेगा जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है। ऑलराइट, देखिए इसके फुल फॉर्म की बात करें तो जीपीटी यहाँ पे स्टैंड करता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स। तो नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पर फॉलो अप क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, ठीक है, एक तरीके का एआई है जो क्या करता है, जो भी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं उसके इमीडिएटली यहाँ पर आंसर दे देता है। इसको उसी तरीके से समझिए जैसे आप एलेक्सा या सीरी से बात करते हैं और वो आपके फॉलो अप क्वेश्चंस के आंसर दे देती है। ठीक है, साथ ही ये मिस्टेक्स को भी एडमिट करते हैं, चैलेंज जो भी इनकरेक्शंस होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर काम किया जाता है। सो ये जो बेस्ड है, ये चैट जीपीटी, ये LLM लैंग्वेज लर्निंग मॉडल पे बेस्ड है। सबसे पहले आप याद रखेंगे LLM। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो जीपीटी की ये 3.5 सीरीज है। ठीक है, सो एक ये कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो रिलाय करता है डीप लर्निंग टेक्निक्स पर। ठीक है, ये डीप लर्निंग, बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जहाँ पे ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आपने अमेजोन से कोई सामान मंगाया या कहीं से भी कोई सामान मंगाया, वहाँ पर एक आपके लिए सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर, जो FAQs होते हैं, जिस तरीके की जानकारी इंसान लेना चाहता है, उनका एक बहुत बड़ा डेटाबेस इन कंपनीज के पास होता है, जिसको मशीन लर्निंग के थ्रू और लैंग्वेज लर्निंग मॉड्यूल में डालकर इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है कि वो इसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर्म में आपके रिस्पॉन्स को तैयार कर लेती हैं। तो इट फील्स लाइक कि आप किसी एक नॉर्मल ह्यूमन से यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर आई। देखिए जब एआई की बात की जाती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के यूज़ तो बहुत सारे हैं, वहीं उसके साथ इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। देखिए जी नुकसान क्या क्या है, अगर बात की जाए कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है जहाँ पे इन एआईज का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है। जैसे सपोज कोई एक रिसर्च कर रहा है और उसको अपना रिसर्च पेपर देना है, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से बोला कि भाई मुझे जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्चेज हैं उनको ला के दो, और इस तरीके से ला के दो कि वो सारी रिसर्च मिक्स होके दिखाई दें। अब इसको आइडेंटिफाई कर पाना कि ओरिजिनल रिसर्च क्या है और क्या यहाँ पे मैलिशियस प्रैक्टिस की गई है, ये इम्पॉसिबल सा हो जाता है। बहुत सी बार ऐसा भी देखा गया कि ये जो एआईज हैं, ये जो चैट जीपीटी हैं, इनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इनको एज ए बाईपास टूल की तरह यूज़ किया जा रहा है। देखिए ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स भी देखने मिले जहां यूजर्स ने चैट जीपीटी को एक इस तरीके का प्रोग्राम लिखने के लिए बोल दिया कि जैसे ही ऐसा प्रोग्राम लिख दीजिए कि इसे ओपन अगर जैसे ही कोई करे तो तुरंत मैं उसके ईमेल्स को हैक कर लूं। तो देखिए यही हम यहाँ पर बात कर रहे थे। टीचर्स और एकेडमिशियंस जो हैं उन्होंने बहुत बड़ा कंसर्न दिखाया चैट जीपीटी को लेके। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट कर दिया एआई को कि मेरा असाइनमेंट लिख दीजिए, नोट्स लिख दीजिए, XYZ कोई भी काम आज की डेट में एआई आपके लिए करके दे सकता है। और इसको आइडेंटिफाई करना
कि ओरिजिनली किसने लिखा है, ये चैट जीपीटी ने लिखा हुआ है या आपने स्वयं लिखा है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अब चैट जीपीटी ने एक नया तरीके का सिस्टम खड़ा कर दिया जहाँ लोग एक शॉर्टकट लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एआई के पास कॉपी पेस्ट की भी मेथड है, ओरिजिनल राइटिंग जैसी दिखने वाली राइटिंग में ये आपको चीज़ें लिख के दे सकता है। तो यहाँ पर एकेडमिशियन का जो कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ह्यूमन जो राइटिंग करते हैं, ठीक है, वो मैट्रिक्स बेस्ड है। वहीं अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो वो लर्निंग मशीन मेथड पे बेस्ड होती है। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जब चैट जीपीटी यहाँ पर लिख के देता है कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो इतनी ऑथेंटिक साबित होती है जैसे किसी ह्यूमन ने ही उसको लिखा है। और इसको आइडेंटिफाई करवाना, इन टू मैट्रिक्स में डिफरेंस निकाल के ला पाना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी पीएचडी होल्डर्स, पीएचडी स्कॉलर्स, जो बड़ी इतने टाइम टाइम तक रिसर्च करते हैं और अपने रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं। अब ये आइडेंटिफाई कर पाना भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि आखिर ओरिजिनल पेपर यहाँ पर क्या है। ठीक है, सो ये पूरा आर्टिकल इस बारे में है। जब हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, उसके फ़ायदों की बात करते हैं, तो हमें उसके नुकसान भी यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जहाँ पर बात की गई है 13th अमेंडमेंट की। ठीक है, रनिल ने जैसे ही प्लेज किया है और इन्होंने बोला है कि ये जो 13th अमेंडमेंट है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, लेकर आएंगे। ठीक है, सो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, द प्रेसिडेंट हैज प्लेज्ड टू रिजॉल्व द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बिफोर February 4 व्हेन श्रीलंका मार्क्स इट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए ये बात बोली किसने है, ये बात यहाँ के प्रेसिडेंट ने बोली है, जिनकी फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, मिस्टर रनिल विक्रमसिंघे की। ठीक है, इन्होंने बोला है कि ये जो पुराना प्रॉमिस है जिसको अभी तक फुलफिल नहीं किया जा पा रहा है, हम इसको फुलफिल करेंगे और जो श्रीलंका का 13th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे लेकर आएंगे। ठीक है, अब देखिए हमें पता है श्रीलंका में बहुत बड़ा इशू यहाँ पर चल रहा था जिसका ही रिजल्ट था 13th अमेंडमेंट। समझ लेते हैं 13th अमेंडमेंट के बारे में ये क्या है। देखिए इंडो लंका अकॉर्ड इसे बोला जाता है, जुलाई 1987 में से साइन किया गया था। उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर राजीव गांधी और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे JR जयवर्धने। ठीक है, क्यों, ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, जो सिविल वॉर की सिचुएशन है श्रीलंका में, उसको समाप्त करने के लिए ये अकॉर्ड यहाँ पर साइन किया गया था। ठीक है, सो 30th अमेंडमेंट क्या बोलता है, क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल की बात करता है, ये श्योर करता है पावर शेयरिंग के बारे में। ठीक है, जितनी भी 9 प्रोविंसेस हैं जहाँ पे ये सारा मुद्दा आया है सिविल वॉर का, जहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करेगा। साथ ही जो सेहला मेजॉरिटी एरिया है उनको सेल्फ गवर्निंग के अधिकार भी ये देगा। ठीक है, साथ ही बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, लैंड, पुलिस, इनको भी यहाँ पे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू मैनेज किया जाएगा। ठीक है, बट बहुत सारे जो पावर है वो किसके हाथ में जा चुके हैं, वो प्रेसिडेंट के हाथ में ही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये फेल हो रहा है यहाँ पर जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो आप याद रखेंगे ये एक तरीके का अटेम्प्ट था जो श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, जो फुली फ्लेजेड सिविल वॉर का रूप ले लिया था, जिसने बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस और जो LTTE ग्रुप है उसके बीच में, उसको ख़त्म करने के लिए तमिल्स के सेल्फ डिटर्मिनेशन को यहाँ पे एक सेपरेट स्टेट बनाने का जो मुद्दा था उसको ख़त्म करने के लिए 13th अमेंडमेंट पे इंडिया ने यहाँ पर साइन किया था श्रीलंका के साथ इन 1987, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडो लंका अकॉर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने प्रोविंशियल काउंसिल को बनाने की बात कही थी और जिसमें बात की गई थी पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट किए जाएंगे। जो भी 9 प्रोविंसेस हैं उनमें यहाँ पर सेल्फ गवर्निंग की पावर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन हम बात करें तो अभी तक इसको फुली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है, जिसके बारे में इस आर्टिकल में बात कही गई है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, so it's time for current oriented one liners and first news is
The eighth and the last Nizam of Hyderabad, Mir Barkat Ali Khan, passed away on 14th January 2023 in Istanbul, Turkey. Mir Barkat Ali Khan was also known as Prince Mukammar Jahan Bahadur. Next, Union Minister Jitendra Singh inaugurated 4 Doppler weather radar system in Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Himachal Pradesh, as well as 200 agro-automated weather station. This will cover the entire country by 2025 for more accurate forecast related to extreme weather events. Next, as per the estimates, India's overall export unlikely to be 568.5 US dollar as against 489.6 US dollar in corresponding period of 2021. 21st edition of Exercise Varuna commenced on the western seaboard on 16th January 2023. Exercise Varuna is a bilateral level exercise between India and France. So, it's a quiz time and first question is what is Doppler weather radar system? आपको comment section में इसका आंसर मुझे लिख के बताना है कि आखिर ये सिस्टम है क्या. Next question, with which country India conducts exercise Varuna, which is a bilateral naval exercise? So you all know the drill. Correct answer आपको मुझे comment section में बताना है and stay tuned with me to know the correct answer. So thank you for watching this video. Join our batches for UPSC and PPSC Civil Services examination. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.